चलिए, क्या हुआ? एग्जाम से पहले ये होता है कि आपको वो काम करना चाहिए इसमें आपको बहुत मजा आता है। मतलब एनीथिंग लाइक मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था एग्जाम से जस्ट पहले बाहर जाना। तो मेरा जेई का एग्जाम जिस दिन था, मतलब कल सुबह मेरा एग्जाम था और रात में मैं बाहर खाना खाने गया था। अगले पता था अगले दिन पता नहीं हो ना हो, तो आज का दिन एंजॉय कर लो। ठीक है, मान लो दो शब्द हैं A1 A2 B1 और B2। मुझे इनको एक्सपैंड करना है, तो डिटर्मिनेंट्स बोलता है ना कि एक्सपेंशन का तरीका ये होता है। एक्सपेंशन का तरीका ये होता है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 B2 माइनस A2 B1, दैट्स द एक्सेप्शन। ये इसका क्या हो जाएगा, ये चीज इसका फैक्टर्स हो जाएगा, मतलब इसको क्या कर लेगा, एक्सपैंड कर दिया मैंने। बट अगर मैं बात करूं, ये तब है जब ये 2 into 2 की मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट्स है। अगर यही डिटर्मिनेंट्स, तो अब क्या करना पड़ेगा, मान लो इस रो के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा A1 और फिर ये कॉलम और ये आउट हो जाएगी, B2 B3 C2 C3। अब नेक्स्ट वाला -1 की पावर, अब ये यहां A2 पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहां पे सेकंड, मतलब ऐसे याद रखना कि ये चलता कैसे है, प्लस माइनस और फिर यहां पे और फिर क्या, प्लस प्लस माइनस और प्लस। इट्स लाइक अ वेक्टर फॉर्म, इट्स लाइक अ वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आती है? इसी के बाद एक, अगर मैं किसी एक रो के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली रो और इस वाले उसको कॉलम को कैंसिल आउट कर दूं, इस वाली रो मतलब A1 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, A1 के अकॉर्डिंग इसको मैं एक्सपैंड कर दूं, तो हमेशा जो वैल्यू मेरे को मिलती है उसे माइनर बोलता हूं। उसे क्या बोलता हूं, माइनर बोलता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को M11 दे दो, M11 दे दो माइनर, तो M11 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा B2 B3 C2 और C3। इन दोनों की जब वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ये जब निकालूंगा तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। और माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, जरा ध्यान से समझना। अब मेरे को मान लो को फैक्टर ऑफ ए आई जे निकालना है, ए आई जे निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, -1 की पावर आई प्लस जे करूंगा, आई प्लस जे करूंगा, समझना ध्यान से। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, बी माइनर लिख दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा, माइनर लिख दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आया को फैक्टर और वो दोनों डिफरेंस समझना। को फैक्टर, माइनर हमेशा किसी एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकाला, एक एलिमेंट के रिगार्डिंग निकाला जाता है, और को फैक्टर उस एलिमेंट के रिगार्डिंग उसकी सिंबल के साथ में निकाला जाता है। अब बात समझ में आती है? आ गया? चलो, प्रॉपर्टीज पता है सबको? क्या बढ़िया तरीका था हाँ नहीं बोलने का।
जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करोगे तो मैट्रिक्स पे कोई भी डिटरमिनेंट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पहले अगर आप ट्रांसपोर्ट ले द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज बाय ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कहने का मतलब क्या है, 3 3 2 0 1 0 2। ठीक है, अगर मैंने ऐसा दे दिया, अब मैं इसको इंटरचेंज कर दूं लाइक दैट, ऐसे कर दूं, तो ये इसमें इंटरचेंज हुआ है ना, लेकिन इसकी वजह से इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द डिटरमिनेंट्स इज एग्जैक्ट वैल्यू। डिटरमिनेंट्स इज एग्जैक्ट वैल्यू पे अगर किसी भी अलोंग आप एक्सपेंड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोजिशन जिसे बोलते हो आप। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा बोलता है इफ एनी टू कॉलम ऑफ अ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कहने का सेंस क्या है, इंटरचेंज हो गए ना ये दोनों आपस में, है, तो इसका मतलब आ जाएगा आगे साइन इसका, तो आगे दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो उनमें हमेशा क्या आता है, माइनस का आ जाता है। बात समझ में आती है? अगर मैं कॉलम से, अगर मान लो मैं इसको यहां लेके चले जाऊं और इसको यहां भेज दूं तो ये फिर से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। टाइम्स अगर ये करोगे तो प्लस का साइन आएगा और टाइम करोगे तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट्स आपको दिए गए, ठीक है, ए और बी। ठीक, आपने दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली। ठीक, और अगर आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट है ए और ये एक डिटर्मिनेंट्स है बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपने ए निकाला और डिटर्मिनेंट्स आपने बी निकाला, ये इक्वल टू हो जाएगा अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का अगर आप डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब दो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। बात समझ आती है, प्रॉब्लम? अगर एक डिटर्मिनेंट की सारी के सारे एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया तो पूरा डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले ए वाले डिटर्मिनेंट्स को पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी के टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात शायद से समझो कि जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया सारे एलिमेंट्स में तो वो उतने टाइम्स क्या हो जाता है, कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आएगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, को उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। आई बात समझ? अगर एक डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आपस में सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मान लो दो रो बराबर हो गए तो वो ऑपरेशन लगा दूंगा ना, C1 - C2 या R1 - R2 जैसे। अच्छा, तो ऑपरेशंस लगा देंगे ना तो वो 0 हो जाएंगे। तो दो डिटर्मिनेंट्स के अगर रो या कॉलम सेम हो जाते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, 0 है। अगर एक डिटर्मिनेंट की एक डिटर्मिनेंट से किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो भी डिटर्मिनेंट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक डिटर्मिनेंट के सारे कॉलम्स 0 हो गए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ आती है?
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो में कोई, मतलब पूरी वाली रो जो है लिखा है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, के को बाहर कर सकता हूं डायरेक्टली, पूरे डिटर्मिनेंट में भले के ना हो, लेकिन एक रो के है या एक कॉलम में पूरे में के है, तो मैं इसको डायरेक्टली बाहर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉर्मली हर रो से एक एक को बाहर करूंगा तो तीन बाहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं एक बात दे बोले देता हूं। अरे, वो एपीजीपी पढ़ाना था तुम लोगों को, जाने मुझे कैसे पता चला, मुझे ही पढ़ाना है ना। है, ये तो गलत बात है। बक देखो, पहले उसे ए कॉमन, मतलब सॉरी, उससे दूसरे तीसरे से सी कर लिया ना, तो क्या यहाँ क्या बचेगा, वन। यहाँ पे क्या बचेगा, बी। यहाँ बी, यहाँ से सी कॉमन। गलत कॉमन लिया मतलब, समझ में आई बात, नहीं समझ आया, बोलता जा बोलेगा। रो एक पर्टिकुलर, वही तो एक पर्टिकुलर या एक पर्टिकुलर ए कॉमन किया तो ए इस वाली रो से कॉमन होगी, कॉलम से कॉमन हो गया। बी इस वाले कॉलम से कॉमन हो गया। सी इस वाले कॉलम से कॉमन हो गया। यही प्रॉपर्टी होती है, एक रो से, ये कॉलम से अगर मल्टीप्लाई भी होगा तो इसी वे में होगा। मतलब कि अंदर मल्टीप्लाई कराना है, अंदर मल्टीप्लाई किसी में करा दो। ठीक है, देखा था, थोड़ा देखा था यार। कल कल मैं एक्चुअली में आया हूँ घर से। किसका, तुम्हारे पास।
and or any row of a determinant within with the equi multiplies of corresponding element of any other row or column does not change the value of determinant। आपने कुछ ऐड किया और सेम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उससे कोई सेम, जैसे एक में कुछ ऐड किया और सेम से मल्टीप्लाई भी कर दिया दूसरे वाले में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाह, हाँ, तो बात समझ में आई? क्या नाम है तुम्हारा? उत्कृष्टिका। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। आप लोगों को जब आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो इससे थोड़ी बहुत जान पहचान आपकी हुई होगी, अगर नहीं हुई है तो अभी हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है 1/2 x1 x2 1 y1 y2 1 y3 सॉरी x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो ये बनाता है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को। ये z ना हो गया x3 y3 होता है। ठीक है, ये अगर मान लो कोई रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता तो उसका एरिया निकालना होता, तो यहाँ पे z1 z2 z3 आ जाता, एक थर्ड कोऑर्डिनेट बन जाता, चौथा। ठीक है, एक तरीका बताता हूँ, इसका एक और लिखा जाता है। ये ट्रायंगल का एरिया दे जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मान लो चौथा तो मैं यहां पे लिख देता x4 y4 और फिर यहां लिखता x1 y1। निकालने का एक तरीका है कि ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब ये एक, ठीक है, जैसे हम मॉडुलस भी बोल सकते हैं, तो इसकी बेसिकली कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2, लेकिन नेगेटिव एरिया नहीं होता है तो वो वैल्यू कभी भी हम उसको नहीं रखेंगे। एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या? -4 किलोमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। अगर तीनों लाइन में हुए हो गए, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो क्या इनका कोई एरिया हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन में है, तो कोई क्लोज वो नहीं है। समझ में आई बात? अब एक बात लिखना सिंगुलर मैट्रिक्स लिखना। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है, उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जहां सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है लिख लेना, डिटर्मिनेंट 0। कि बाहर कितना सही लगता है कि सब कुछ ठीक चले, बाहर निकलो पता चलता है। ठीक है, और अगर A0 नहीं हुआ तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं निकलता है। तो लिखो A नॉट इक्वल टू, A मतलब A मॉडल डिटर्मिनेंट्स ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ऐसे, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 का क्या हो गया? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगी? तो ये सिंगुलर हो जाएगी।
आई बात समझ? ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? एक लाइन लिखना, ये ऐसे ऐसा 4 ऑप्शन में बहुत पूछा जाएगा, लिखना जरा। A square matrix is invertible. A square matrix is invertible. A square matrix is invertible if and only if and only if and only if A is non-singular matrix. A is non-singular मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर सिंगुलर हो गया तो क्या होगा? वो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अब A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन मॉडुलस ऑफ A। तो अगर सोचो जरा, सिंगुलर हो जाएगा अगर, तो A के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनवर्स के, ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम बोलते हैं कि A इनवर्स कभी भी क्या होना ही होना चाहिए? 0। आती बात? नो डाउट। अच्छा, एक बात आती है, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है नॉन कंसिस्टेंट। मतलब एक होता है क्या? कंसिस्टेंट, और एक का होता है नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? जिसके 1 और मोर देन 1 सोल्यूशन पॉसिबल है उन्हें क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और जिनके कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कंसिस्टेंट। नहीं समझ आई बात? एक ऐसी इक्वेशन जिसके कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है वो नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगी, और जिनके पॉसिबल है वो कंसिस्टेंट में आ जाएंगे। सोल्यूशन x की वैल्यू 0 भी तो एक वैल्यू है ना। समझ में आई बात? जैसे अच्छा, एडजॉइंट निकालना आता है ना सबको? कैसे निकालते थे एडजॉइंट का? पूरा तरीका बताओ जरा कोई एक। पहले तो 3 इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, डिटरमिनेंट बना लिया। को फैक्टर और ट्रांसफर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बोला इसने। यस, सबसे स्टेप समझना पहले।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। नहीं है, देखो बहुत टाइम लगा लिया तुम लोगों ने। इवेंचुअली जीरो बनाना था तो सीधे ऑप्शन जाना चाहिए था। देखो इधर जीरो बनाना था तो ऑप्शंस के थ्रू जा सकते थे। कैसे? वैल्यूज रखो, वन वन वन, नहीं होता। फिर यहां पे वैल्यू रखते, नहीं होता। -1 पे भी नहीं होने वाला। 2 पे चेक करो, 1 2 4 1 3 4, सॉरी 1 6 10, लाइक दैट। ठीक है, या फिर जीरो बनाते सीधे। तो जीरो कैसे बनते हैं? सीधे अब अच्छे नहीं हो तुम लोग कि जीरो बनाने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। सीधे जीरो बनाओ, 1x 2x, फिर यहां जीरो, यहां 2x, और यहां पे कितना 2x दिख गया। माइनस कर दिया दोनों को। ठीक है, देखो जीरो बना दो, 0 3 - 3x 4 - 5x। ठीक, अब देखो सीधे इसके अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया, ये और ये जीरो हो गया, तो ये कितना आएगा? 8x - 10x स्क्वायर। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आएगा 6x, और ये माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा। नहीं आया, कैसे मैंने किया? मैंने डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर दिया। ठीक, 2x मिला और इधर माइनस का 4x मिला। ठीक है, 4x स्क्वायर मिला, इज टू 0। 2x कॉमन किया तो यहां पे क्या मिला? यहां मिला 1 - 2x मिला है ना, इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। ऐसा कुछ आ रहा है इसमें तो। 8x - 10x स्क्वायर, ठीक है। 6x 6x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। माइनस था तो अंदर के साइन चेंज कर दिए, माइनस में। ओ, नहीं था यहाँ। हाँ बेटा, चुप रहो एक सेकंड। बोलो, बोलो बोलो बोलो। वो मतलब क्या? फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे देखते हैं मतलब? ए तू 9वीं, तू 12वीं पास हो गए, तुझे फैक्टर्स निकालने नहीं आते?
गलती से पास हो गया। चलो एक दो करते हैं, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। बहुत छोटी चीज है तो बता दूंगा लास्ट में। एक क्वेश्चन है, देखो जरा। if A is a 3 in cross 3 matrix, if A is a 3 cross 3 matrix and mod 3A equal to k times of 1 3 27 81 81, चार ऑप्शन, लास्ट 81 है, लास्ट 81 है। क्यों दिखाओ। हाँ 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों क्यों होता है, क्यों क्यों? गलत गलत गलत। ए मान लो एक मैट्रिक्स है, यही है, 3 निकालना है तो 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 सब में मल्टीप्लाई होगा। होगा ठीक, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट, ये एक मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा तो 3 इस वाली रो से कॉमन करूंगा, 3 इस वाले से कॉमन करूंगा और 3 इस वाले से कॉमन करूंगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, चुप। जब नहीं होता बोल रहा हूं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये याद रखना। ये एग्जैक्टली ये मेथड है, तरीका है करने का इसको। अब उसको तुम कहीं कोई किताबें पढ़ लेते हो लाइक एम एल अग्रवाल टाइप की, तो उन्होंने बोला है कि इफ द पावर इज 3 into 3, तो पावर में से जो मतलब कोई भी एक नंबर, और वो हमें ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये तुम्हें पता ही है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा तो वो बोलते हैं कि इस नंबर को उठा के ऊपर रख दिया करो, यही बताया है उन्होंने। जो भी नंबर कॉमन जो उस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे मान लो उन्होंने ये बोला था तुम लोगों से, अगर मान लो ए इंटू कैपिटल ए लिखा होता तो बोलते हैं ए को जो भी यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो उसके किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो, यही बताया उन्होंने। और ये कोई तरीका नहीं है, ये बकवास है। चलिए लिखिएगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चुप, इंटीग्रेशन दे देना बस। x प्लस वाई प्लस जेड इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ 50, पिछली बार भी दिया था तो वही तो है, लेकिन पेपर में जब वही इंटीग्रेशन आएगा तो नहीं लगेगा ना बेटा। करिए जरा, आज अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, आज नहीं स्टार्ट करूंगा।
अगले वीक से 3 या 4 क्लासें होंगी आपकी, मतलब अगले वीक से आप 3 या 4 बार देखोगे। चार क्लासें, हाँ, एक वीक में 2-3 वो भी लेंगे। जीके जी इंग्लिश कम करवाएंगे। नहीं, इंग्लिश करवाओगे, हमें क्या लेना है, हमें तो अपनी क्लास, हमें बस ये मतलब है कि इंग्लिश वगैरह जीके वगैरह हो जाए, लेकिन मतलब इवेंचुअली मेरा अपना कोर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोर्स अगर ये मेरे को वापस चैप्टर नंबर 1 से नहीं बोलते ना, तो मेरा कोर्स बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता। क्या ही बचा है, सिर्फ कम्युनिकेशन बचा है, कम्युनिकेशन बचा है मैथमेटिक्स में। बताओ सॉल्यूशंस, इसमें से कौन सा होगा? नहीं किया, क्या किस आंसर से आया? डिटरमिनेंट्स निकालो, वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो मतलब कंसिस्टेंट हो गया। और कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट कब होता है? जब यूनिक सोल्यूशन होता है, या फिर मोर देन वन और मोर देन वन सोल्यूशंस होते हैं। सॉरी, इनकंसिस्टेंट हो गया ना, तब तो मॉडुलस जीरो हो गया, मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, तो जिसके कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो नो सोल्यूशन, दैट्स योर आंसर। उल्टा बोल रहा हूँ मैं बार बार। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो डिटर्मिनेंट्स की वो मॉडुलस निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने का केस का मतलब क्या होता है? दो तरीके की बात होना, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो या तो इनमें या यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। और ये जब जीरो, दो डिटर्मिनेंट जब जीरो होते हैं ना, तो उसकी हमेशा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होती है एग्जैक्टली वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? नहीं समझ में भाई? डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब होता है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, यहाँ सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, अगर जीरो ना आता तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता। वो तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए चलेगा ना। उसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट से ही डिसाइड करेंगे ना, उसको भी डिटर्मिनेंट से ही डिसाइड करेंगे ना। अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे कि वन और मोर देन वन सोल्यूशन, नहीं आया तो इनफाइनाइट, नहीं आया तो जीरो सोल्यूशन। यूनिक के लिए इवेंचुअली मतलब ज़ीरो, यूनिक में तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे। अब एक बार कॉपी बुक देखना, पता चल जाएगा आपको, एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन के बिना तो काम नहीं चलेगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स लगा लेना आप लोग, क्वेश्चंस लगा लेना। हाँ, ये से समझ लेना डिटर्मिनेंट्स के रिगार्डिंग। अगर मॉडुलस ए नॉन ज़ीरो है, मॉडुलस ए नॉन ज़ीरो है, तो इसके यूनिक सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंट होगी और साथ में क्या होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे।
यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर मॉडुलस ए 0 है तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए इंटू अगर बी 0 है, अगर एडजॉइंट इंटू 0 है तो ये क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशंस होना। ठीक है, और अगर मॉडुलस ए तो 0 है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे विद द कंसिस्टेंसी। अब समझ आया? एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 है, एडजॉइंट ए निकाल लिया, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर वो भी 0 आ गया तो इनफाइनाइट नंबर नो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगी? ये है इनफाइनाइट। सॉरी, उल्टा कर देना, इसको यहां, इसको यहां। मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इनकंसिस्टेंट। सोचो, रुको एक सेकंड दिखाता हूं। ए इनवर्स इक्वल्स टू होता था एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। इनफाइनाइट ए इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी गई। ए इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी क्या आइडेंटिफाई करेगी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि ए इनवर्स ही तो हमारा होता है, ए इनवर्स ही तो हमारा एक्स इंटू बी के बराबर होता है। सॉरी, ए इनवर्स इंटू बी ही तो एक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब भी वैल्यूज आती है तो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, तुम पागल हो। मैंने कहा था इंटरचेंज कर देना है, पागल हो गई हो तुम। तो मैंने कहा था इंटरचेंज कर लेना। मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, हाँ, और इक्वल टू 0 का मतलब हो गया